हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज हम आपके इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। जी हाँ, बिल्कुल ये आपकी चैप्टर का ये आपकी बुक का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के रहने का इंतजाम और उन्हें रोजगार देना ज़रूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन से चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को लेकर अच्छी तरह व्यक्त कर सके। तो ये हमारे देश की उस समय सबसे पहले जो सामने आई समस्याएं थी। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते थे तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। बात करते हैं नए संविधान की रचना। दिसंबर 1940 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को, मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे समय संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों को लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे।
बात करते हैं। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब अछूत माना जाता था वे मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका में कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा कि हरिजनों को अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम है। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह उन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय के बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान के विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन व कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी.टी. कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो उसमें अमीर, गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। राज्यों का गठन कैसे किया जाए? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि 2 राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे झेल सकता था।
तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमें यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 में आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। इसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोठी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे, जगह जगह हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनका देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार में लिखा था कि श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों और हरियाणा में हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों की बहुतायत जो थी। आगे देखते हैं, ये इस तरह से दिखाया गया है सारे मानचित्रों में कि किस तरह से 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य किस तरीके से थे और उसके बाद जो है उनमें किस तरह से परिवर्तन आया। तो आप इनमें जो भी है डिफरेंस देखिएगा। आगे बात करते हैं विकास की योजनाएं बनाना। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किसी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार हो गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए थे। भारी उद्योगों पर यह जोर अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना पर नेहरू के भी विचार दिए गए हैं। और कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक भारी फायदा होगा, लेकिन आखिरकार तबाही में ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ बनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा?
संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए। भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्रीय भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई है। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद जो हैं वो बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में भी अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों पर बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। चलिए आगे कुछ अन्यंत्र इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो प्रश्नोत्तर हैं तो चलिएगा जो प्रश्नोत्तर हैं वो PDF के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, नव स्वाधीन भारत के सामने कौन सी 3 समस्याएं थी। तो आज़ाद भारत के लिए बड़ी 3 चुनौतियां कौन सी थी कि विभाजन की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने और रोजगार का इंतजाम करना था। दूसरा, करीब 500 रियासतें राजाओं और नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना मुश्किल काम था। लोगों को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करना जिसके द्वारा उनकी आशंकाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न था, योजना आयोग की क्या भूमिका थी। तो योजना आयोग की भूमिका आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना और उनको लागू करना था। कौन से उद्योग द्वारा और कौन से उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, यानी कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग निजी संपत्तियों द्वारा लगाए जाएंगे, यह निश्चित करना योजना आयोग का काम था। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इनको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो केंद्रीय सूची में डैश और डैश विषय रखे गए थे। तो कौन से विषय रखे गए थे, तो केंद्रीय सूची में कराधान और विदेशी मामले और रक्षा, ये जो है ये विषय रखे गए थे। समवर्ती सूची में वन और कृषि के विषय रखे गए थे। वह आर्थिक योजना जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के विकास में भूमिका दी गई थी, तो उसे कहा जाता है मिश्रित मॉडल। डैश की मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्रभाषी राज्य के गठन की मांग को मानना पड़ा। तो पोट्टी श्री रामुलु। चलिए बात करते हैं आगे, सही या गलत बताइए। तो आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांवों में रहते थे, बिल्कुल सही बात है। संविधान भाषा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। संविधान सभा, यहाँ पर भाषा नहीं आएगा, संविधान सभा आएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत थी। पहले राष्ट्रीय चुनावों में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया, ये बात भी बिल्कुल गलत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, बिल्कुल सही थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे, कहने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का क्या आशय था। देखिएगा, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है, यानी जीवन में समानता भी ज़रूरी है। और लोगों को वोट डालने का अधिकार दे देने से अमीर और गरीब या ऊंची और नीची जातियों का अंतर अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी। देखिए सिंपल सी बात है कि भाषा धर्म के आधार पर भारत जो है वो धर्म के आधार पर बढ़ चुका था।
देश विभाजन के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी। भाषा के आधार पर हमारा देश दूसरा बंटवारा नहीं झेल सकता था, इसलिए चिंता स्वाभाविक थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही देश के भाषा के आधार पर दूसरे विभाजन के डर से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही। देखिए, सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए और अंग्रेजी का स्थान हिंदी को दिया जाना चाहिए, परंतु लोग हिंदी नहीं बोलते थे, उनकी राय थी। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय थी कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो दक्षिण भारतीय गैर हिंदी भाषी क्षेत्र भारत से अलग हो जाएंगे और देश को विवाद से बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल का फैसला किया। आज़ादी के लिए प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई थी, तो देखिएगा, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराना, आधुनिक तकनीक और औद्योगिक आधार में निर्मित करना, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा ये देखना, ये सब आर्थिक विकास की कल्पना थी। मीरा बहन कौन थी, उनके जीवन और आदर्शों के बारे में पता लगाइए। देखिए, मीरा बहन एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी जिसका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। वह गांधी जी की बेटी जैसी थी। उसने गांधी जी के साथ रहने तथा काम करने के लिए इंग्लैंड का अपना घर छोड़ दिया। मीरा बहन ने अपना जीवन मानव विकास, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचार और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए उन विवादों के बारे में पता लगाएं जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली, तो देखिएगा, 1947 में पाकिस्तान के 2 भाग थे, एक भारत के पश्चिम में और दूसरा भारत के पूर्व में। दोनों भागों का सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई आधार अलग था। 1948 में पाकिस्तान सरकार द्वारा उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के कारण पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली बोलने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। भाषाई विभेद के अतिरिक्त राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा के कारण पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विद्रोह शुरू हो गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और भारतीय सैनिकों की सहायता से 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जीत हुई तथा बांग्लादेश का जन्म हुआ। फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। तो चलिएगा, इसी के साथ आपका अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।